कमोडिटी निवेश में। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश। और इस शो में हम आपके कमोडिटी से जुड़े जितने भी सवाल हैं वो इस शो में शामिल करेंगे। अगर आपको सवाल पूछना है तो सवाल पूछने का तरीका आपको सबसे पहले बता देते हैं। सवाल आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9136934058। इस नंबर पे आप हमें अपने सवाल व्हाट्सएप कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं, साथ ही आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और अपने सवाल की एक वीडियो क्लिप बनाकर भी आप हमें भेज सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर सवाल पूछना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। हमारा फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज है, उस पर भी आप अपने सवाल हम तक पूछ सकते हैं। हमारी कोशिश ये होगी ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को इस शो में शामिल करने की। तो शाम के सत्र के लिए ट्रेडिंग रणनीति क्या अपनानी चाहिए, सोने या चांदी खरीदे या मेटल और क्रूड, क्या सही रहेगा इस वक्त, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। कमोडिटीज़ पर नज़र डालें इस वक्त तो हम देख सकते हैं कि सबसे पहले गोल्ड सिल्वर की अगर बात करें तो इस वक्त अगर हम देखेंगे तो दायरे में सोना चांदी कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। एमसीएक्स पर सोना करीब 50,300 के ऊपर है, वहां पर हल्की तेजी देखने को मिल रही है। वहीं चांदी की बात करेंगे तो यहां पर 57,400 के नीचे इस वक्त कारोबार करते हुए चांदी नजर आ रही है। हल्की कमजोरी यहां पर भी देखने को मिल रही है। कॉमेक्स गोल्ड पे अगर देखेंगे तो $1640 के पास है, करीब $1.25 की कमजोरी है वहां पर। और कॉमेक्स चांदी $19 के पास इस वक्त कारोबार कर रहा है। कल फेड की बैठक भी है, उसके पहले काफ़ी दायरे में इस वक्त कारोबार होते हुए नज़र आ रहा है। लेकिन डॉलर इंडेक्स में तेज़ी बनी हुई है और 111 के करीब डॉलर इंडेक्स कारोबार कर रहा है। हम देखते हैं डॉलर इंडेक्स में जब डॉलर इंडेक्स में तेजी आने के कारण हम देखते हैं कि सोने में अक्सर दबाव बढ़ता नजर आता है। चलिए सोने चांदी पर व्यू हम एक्सपर्ट से भी लेने की कोशिश करेंगे और अपने आप जो सवाल हैं आपके वो भी इस शो में शामिल करेंगे। हमारे साथ इस वक्त भूपेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं और दीपेश शाह भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। भूपेश, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे सोने चांदी पे क्या व्यू बन रहा है आपका? अगर दोनों में से कहीं बेट लेनी हो तो आप कहां पर लेंगे? जी नमस्कार मैम। आज शाम के सत्र में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं गोल्ड का बाजार मुझे आउट परफॉर्म करते हुए समझ आता है। अभी 50,403 का भाव चल रहा है। गोल्ड में 50,410 के ऊपर पोजीशन बनानी चाहिए बाइंग की, और इसमें स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करना चाहिए 50,150 रुपए के नीचे का, और टारगेट इसमें 50,700 तक के आज शाम के सत्र में देखे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये राय आपको सोने चांदी में दे दी गई है। इस बीच हमारे साथ कमोडिटी एक्सपर्ट जी चंद्रशेखर जी भी जुड़ चुके हैं। सर, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। आपसे भी सोने चांदी पर, इनफैक्ट तमाम कमोडिटीज़ पर आपका व्यू लेना चाहेंगे कल, क्योंकि काफ़ी अहम बैठक होने वाली है फेड की, लेकिन काफ़ी हद तक वो डिस्काउंटेड है। सबका यही मानना है कि महंगाई पीक आउट हो चुकी है, 75 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी होगी, फिर धीरे धीरे फेड उसको कम करने की कोशिश करेगा। आपका क्या व्यू बन रहा है फेड के इस फैसले के बाद? किस तरह का रिएक्शन आप इसका डॉलर इंडेक्स पे देखेंगे, क्योंकि इस वक्त तो हम देख रहे हैं कि तेजी है। क्या तेजी इसके आगे और बढ़ सकती है फैसला आने के बाद, या फिर इन्हीं लेवल्स के आसपास रहेगा? और फिर इसका असर बाकी कमोडिटीज पर आप कैसा देख रहे हैं? ऐसा है कि 2 नवंबर को फेड का मीटिंग है और सभी लोग लगभग यूनानिमसली मानते हैं कि 75 बेसिस पॉइंट का बढ़ोतरी होगा ब्याज दर में। तो ये मार्केट में ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है सभी भावों में, कमोडिटी मार्केट्स में खास करके। और इसके वजह से लॉजिकली डॉलर को एक मजबूती मिलना चाहिए। पर पिछले 2-3 दिन में डॉलर जरा सा कमजोर हुआ है। 112 से लेकर के डॉलर इंडेक्स 110 तक आ गया है, मगर मैं समझता हूं उसको 2 दिन बाद जरूर जरा सा मजबूती मिलेगा और दोबारा 112 113 का लेवल में पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब दो है कि कमोडिटी मार्केट का जो अपसाइड हो सकता है वो जरा सीमित रहेगा और एमर्जिंग मार्केट करेंसी में इसका असर हमें देखने को मिलेगा, यानी कमजोर होने का संभावना है एमर्जिंग मार्केट करेंसीज। और इसका आगे जा करके क्या रुख रहेगा, फॉर एग्जांपल हम सोना का बात करेंगे तो मैं जरूर मानता हूं कि अब तो
अक्टूबर हो चुका है, नवंबर दिसंबर में सोना काफी दबाव में रहेगा और मेरा अनुमान में बाय द एंड ऑफ द ईयर $1600 होने का संभावना तो मैं अच्छी तरह देखता हूं। अगला साल विल बी ए वेरी डिफरेंट स्टोरी, अगर हम उसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे। इस साल में अभी 2 महीना बाकी है, तो मुझे लगता है कि जरा सा गिरावट बाकी है, सोना में $1600 तक जा सकता है। चांदी में हम देखेंगे तो चांदी यूजुअली सोना को ट्रैक करते जाता है, तो चांदी में भी जरा सा हमें नरमी दिखेगा 2 महीने के लिए, मगर अगला साल अगेन विल बी ए वेरी डिफरेंट स्टोरी, जिसके बारे में हम बाद में ही बात करेंगे। मगर फॉर द टाइम बीइंग 2 महीने के लिए जरा सा मैं कमजोरी देख रहा हूं, क्योंकि दिसंबर का फेड मीटिंग है, उसमें भी शायद सबका अनुमान है कि 50 बेसिस पॉइंट में ब्याज दर बढ़ेगा। इस टाइम 2 नवंबर को 75 और दिसंबर में शायद 50 बेसिस पॉइंट बढ़ेगा। तो ये सब ऑल डॉलर मजबूत होने का ही संकेत है। बिल्कुल, तो डॉलर मजबूत हो सकता है और आगे के लिए फेड की तरफ से क्या फैसले हो सकते हैं, इस पर भी हमने आपको बताया। हालांकि अगर कुछ समय की बात करें तो वीकनेस आ सकती है, बट देखना होगा। कमेंट्री भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी यहाँ पर, देखना है किस तरह की कमेंट्री फेड की तरफ से निकल कर आ रही है। दीपिका ना, आपसे भी समझना चाहेंगे, बैठक के पहले अगर कोई ट्रेड लेना हो बुलियन मार्केट में, तो क्या अभी आप राय देंगे या फिलहाल अवॉइड करेंगे और कमेंट्री पहले वॉच करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो शो पे बुलाने के लिए आपका धन्यवाद। देखिए, कमेंट्री के बाद इवेंट जब कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद आपको बहुत ही डिफिकल्ट होता है पोजीशन लेना, बिकॉज गैप अप गैप डाउन की आशंका होती है कि मार्केट में ओपन हो सकते हैं। तो हमारा मानना ऐसा है कि थोड़ा प्रीएम्प्ट आप कर सकते हैं लोअर वॉल्यूम्स पे। तो सिल्वर मिनी आइडियल कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसमें आप थोड़ा तेजी करके चल सकते हैं, बिकॉज 61,000 के हायर एंड ऑफ द बैंड में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस क्वार्टर के प्राइसेस को। तो और रिलेटिवली 58,000 57,900 के आसपास प्राइसेस हैं, तो काफी लुक्रेटिव प्राइसेस हैं। आप इन लेवल्स पे बाय कर सकते हैं, डिसेंट स्टॉप लॉस है, इसलिए क्योंकि मिनी कॉन्ट्रैक्ट है तो आप थोड़ा डीपर स्टॉप लॉस भी अफोर्ड कर सकते हैं। और हमारा मानना ऐसा है कि अगर आप इस पोजीशन को अगले 2 महीने देंगे तो 60,500 टू 61,000 के लेवल्स आपको देखने मिलेंगे। ऑलराइट, ठीक है। तो ये राय आपको सोने चांदी में दे दी गई है। अब बात करते हैं बेस मेटल्स की, क्योंकि हम डॉलर पर डिस्कशन कर रहे हैं। यहाँ पर एक बार चंद्रशेखर जी फिर से आपकी राय लेना चाहेंगे। डॉलर में आप देख रहे हैं कि थोड़ी मजबूती आने वाले समय में बनी रह सकती है, तो क्या फिर हम यहाँ से एक्सपेक्ट करें कि मेटल में वीकनेस और बढ़ेगी? क्योंकि बीच में तो हमने देखा था कि काफ़ी अच्छा चले थे, ये अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी। तब इसका जो असर है इस पूरे फैसले का, ये जो पूरा डेवलपमेंट होगा, इसका असर मेटल पर किस तरीके से पड़ सकता है? सुबह ही चीन से खबर आया है, उनका जो अक्टूबर महीने का पीएमआई है, मैन्युफैक्चरिंग एंड नॉन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, जरा सा कमजोर है। सितंबर में ठीक था, मगर सितंबर का बाद अक्टूबर में कमजोर है। और उनका अनुमान ये भी है कि नवंबर और दिसंबर में भी इट बी क्वाइट सॉफ्ट, यानी कमजोर ही रहेगा। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर तीनों महीने में लास्ट क्वार्टर ऑफ दिस ईयर चीन का जो पीएमआई है कमजोर रहने का संभावना है। तो इसके वजह से इंडस्ट्रियल मेटल जो हम कहते हैं, आयरन ओर हो या स्टील हो या बेस मेटल्स हो, ये सब में एक असर पड़ेगा जरूर। उसमें एक नरमी आने का संभावना अब बढ़ गया है, क्योंकि चीन, जैसे मैं लगातार कहता हूँ, इज अ मूवर एंड शेकर ऑफ द इंडस्ट्रियल मेटल्स मार्केट फॉर द वर्ल्ड। तो चीन में जरा सा भी नरमी आती है, कमजोरी आती है, उनका कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जरा काफी स्लो डाउन हो चुका है, तो उनका कंजम्पशन भी स्लो हो रहा है, और वैसे उनका एक्सपोर्ट भी काफी धीरे गति से चल रहा है। तो इंडस्ट्रियल मेटल्स में, बेस मेटल्स और स्टील में मैं जरा कमजोरी महसूस कर रहा हूं आगे जाकर के 1 या 2 महीने के लिए। तो
ये राय बेस मेटल्स में आपको दे दी गई है और आज हम देख रहे हैं कि हल्की कमजोरी के साथ यहाँ पर कारोबार भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। भूपेश, आपका क्या व्यू बन रहा है मेटल्स पर? अगर हम बात करें तो आज हम देख रहे हैं कि हर तरफ कमजोरी है। जिंक 257 के नीचे 2% की गिरावट यहाँ पर है। एल्यूमिनियम, कॉपर, लेड सभी में आज वीकनेस देखने को मिल रही है। क्या करेक्शन और बढ़ सकता है? आप कोई ट्रेड लेना चाहेंगे बेस मेटल्स में इस वक्त? अभी जैसे कि सारे चार्ट्स को देख रहे हैं हम, बेस मेटल्स के सभी चार्टों में लगातार गिरावट जारी है। पिछले काफी दिनों से जो सेलिंग प्रेशर है वह बरकरार है बेस मेटल्स में, और वह मुझे उम्मीद है कि आगे भी बरकरार ही रहना चाहिए। सिर्फ एक मेटल की बात करूंगा जिसमें कह सकता हूं कि एल्युमिनियम का बाजार थोड़ा आउट परफॉर्म करते हुए समझ आता है मुझे, और जिसमें 195.55 का अभी करंट भाव चल रहा है। यहाँ पर इसमें छोटी पोजीशन में लेवलिंग करके काम किया जा सकता है। 194 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन रखना चाहिए, और इसमें ऊपर के टारगेट 201 एंड 204 के रखने चाहिए। छोटी पोजीशन में लेकर काम करना चाहिए, क्योंकि ये व्यू मेरा कॉन्ट्ररी व्यू, एल्युमिनियम में कॉन्ट्ररी व्यू रहेगा ये। चलिए, ये तो राय हुई एल्युमिनियम पर हमें एक सवाल भी आया है अहमदाबाद से। रमेश पटेल जी का सवाल है और ये कॉपर और जिंक पर आउटलुक जानना चाह रहे हैं। दीपेन, आप क्या सजेस्ट करेंगे? जिंक तो आज के आज हम देख रहे हैं कि 2% की गिरावट वहां पर आ चुकी है। क्या करेक्शन यहाँ से और गहरा सकता है? जी, डेफिनेटली थोड़ा और गहरा सकता है। 248 के आसपास के प्राइसेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो यहाँ से और भी 1 से 1.5% की दूरी पे है। इसके साथ अगर आप कॉपर देखेंगे तो रिलेटिवली काफी अंडर परफॉर्मिंग रहा है। लेकिन हमारा मानना ऐसा है कि कॉपर भी 625 624 के आसपास थोड़ा स्टेबल हो सकता है। वहाँ पे शायद प्राइसेस की गिरावट रुक सकती है। तो इन लेवल्स का इंतजार करें, और अगर वहाँ पे प्राइसेस की गिरावट रुकती है तो हम एक बार कोशिश करेंगे बाई करने की। अभी कोई जल्दबाजी ना करें बाई करने की। आप शायद रिकवरी या फेड के मीटिंग के बाद शायद एक स्पाइक को मिस कर जाएंगे, वो ठीक रहेगा। लेकिन बेटर ये होगा कि आप ट्रेंड कंफर्म कर ले, उसी के बाद आप बाइंग की तरफ। ओके, ठीक है। तो ये राय आपको दे दी गई है मेटल्स पे, और जिंक और कॉपर पर भी आपको आउटलुक शेयर कर दिया है। चलिए, अब बात करते हैं कच्चे तेल की। और कच्चे तेल में अगर हम देखें तो ब्रेंट क्रूड देखिए 94,550 के नीचे इस वक्त कर रहा है कारोबार। करीब 1.5% की कमजोरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। एमसीएक्स क्रूड सुबह हम देख रहे थे 7,500 के लेवल्स के आसपास था, अब वो लेवल भी तोड़ चुका है और 7,200 के नीचे इस वक्त कारोबार कर रहा है। करीब 0.5% की वीकनेस वहाँ पर है। WTI क्रूड में भी करीब 2% की कमजोरी इस वक्त देखने को मिल रही है। यहाँ पर भी हम राय लेना चाहेंगे चंद्रशेखर जी। नवंबर से हम देख रहे हैं कि ओपेक प्लस 20 लाख बैरल की कटौती भी करेगा। उस तरफ एक तरफ तो ये भी बात चल रही है और दूसरी तरफ काफ़ी सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं। चीन में भी कोविड-19 से आर्थिक नीति पर असर पड़ रहा है, ग्लोबल मंदी की भी बात की जा रही है। तो दोनों साइड के ट्रिगर हैं इस वक्त कच्चे तेल के लिए। हम देख रहे हैं कि काफ़ी समय से 94 to 96 इस स्तर के आसपास ही ब्रेंट क्रूड इस वक्त कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। कच्चे तेल पर आने वाले समय के लिए क्या व्यू बन रहा है आपका? एक समय तो ऐसा भी आया था कि $100 तक भी सब बात कर रहे थे, बट 96 के लेवल के आसपास ही टिका हुआ है, वो लेवल टिके रहने की कोशिश कर रहा है। आपको क्या लग रहा है, क्या लंबे समय तक यही लेवल्स होल्ड करेंगे? 2 या 3 चीज है इसमें। एक है जो ओपेक प्लस का जो निर्णय है 20 लाख बैरल प्रतिदिन का एक कटौती करना प्रोडक्शन में, उसका असल इफेक्ट, खास इफेक्ट मार्केट में सिर्फ 10 लाख बैरल का ही होगा, क्योंकि पहले से ही ओपेक के कई सदस्य, नाइजीरिया हो, अंगोला हो या इवन रशिया हो, उनका जो टारगेट है उससे कम ही वो उत्पादन करते थे। और ये जो 20 लाख बैरल का उत्पादन का कटौती का जो निर्णय है वो टारगेट से 20 लाख बैरल्स का कटौती है। तो एक्चुअल इन इफेक्ट सिर्फ 10 लाख बैरल का ही कटौती होगा। दिस इज नंबर 1। मगर दूसरा साइड में एक तरफ है सप्लाई साइड प्रॉब्लम, सप्लाई अनसर्टेनिटी या सप्लाई रिस्क। दूसरा साइड में है डिमांड साइड कंसर्न्स। हम सब लोग
ऑल एक्सपर्ट अर्थशास्त्री मानते हैं कि यूरोप तो लगभग रिसेशन का दरवाजे पे खड़ा है और यूएस आगे जाकर के फर्स्ट या सेकेंड क्वार्टर में रिसेशन में आने का संभावना है। चीन में भी स्लो डाउन है, अभी अभी नए कोविड केसेस बढ़ गया है। तो ये सब हम देखेंगे तो देयर इज अ फाइट बिटवीन द सप्लाई साइड एंड द डिमांड साइड। मगर अब मेरा अनुमान ये है कि सप्लाई रिस्क डोमिनेट्स द डिमांड फियर। डिमांड का खतरा तो है मगर उस खतरे से ज्यादा सप्लाई का रिस्क है। तो एंड देयरफॉर मार्केट 94, 95, 96 लेवल जो है, मैं आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड कि बाय द एंड ऑफ द ईयर $100 का पास ब्रेंट पहुंच सकता है, ऐसा मेरा अनुमान है। तो दैट, मगर ये जो मार्केट है, $1 या $2 आगे पीछे होना कोई बड़ा बात नहीं है। इट्स अ वेरी नॉर्मल फ्लक्चुएशन ऑन ए डेली बेसिस। तो वो कहते हैं ना, वी कांट रीड टू मच इनटू दिस $1 or $2 फ्लक्चुएशन। मगर आगे आई विल नॉट बी सरप्राइज $100 तक भी ब्रेंट जाने का संभावना मैं देखता हूँ, क्योंकि ज्यादा स्पेकुलेटर्स आ गए हैं इस मार्केट में। बहुत सा लॉन्ग पोजीशन बनाया है हेज फंड्स ने, and therefore they will keep the prices high. राइट तो आने वाले समय में $100 देखना कोई बड़ी बात नहीं है, सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि अगर ये लेवल्स दिख भी जाए तो, लेकिन शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। भूपेश, आप किस तरीके से ट्रेड करेंगे क्रूड में? क्रूड का बाजार जब तक 7080 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक मेरे को इसका शॉर्ट टर्म ट्रेंड पॉजिटिव ही समझ आता है। 7080 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करके क्रूड में शॉर्ट टर्म के लिए लेवल ही करनी चाहिए। ऊपर के टारगेट 7300 और 7450 के 1 से 2 दिन में देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है। चलिए, इस बीच सवाल आया है नेचुरल गैस पर मुंबई से अमित लोहाटी जी का। आज के लिए नेचुरल गैस को लेकर क्या सुझाव है? दीपेन, नेचुरल गैस पर क्या व्यू बन रहा है आपका? अगर आज के लिए किसी को ट्रेड करना हो या रणनीति बनानी हो तो उन्हें क्या करना चाहिए? आज काफी अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। जी एक्सपेक्टेड थे कि प्राइसेस में पुल बैक आएंगे और 560 के आसपास प्राइसेस पहुंचेंगे, और उम्मीद ये थी कि ये अगले 2 महीने में होगा, लेकिन आज ही एक ही सेशन में हम 11% की तेजी देख चुके हैं और नेचुरल गैस मूव ऐसे ही करता है। तो आप थोड़ा डिप्स का इंतजार करें, बिकॉज आज 11% के ऊपर तेजी करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर आपको करेक्शन मिलता है तो वहाँ पे आप कोशिश करें बाई करने की, और अगले 1 से 2 महीने में अगर आप कॉल्स लेके चले ऑप्शंस में नेचुरल गैस के 550 के स्ट्राइक प्राइस के, तो वो ज्यादा बेटर रणनीति होगी, बिकॉज हमारा टारगेट है कि 550 से 560 के टारगेट आपको नेचुरल गैस में अगले 1.5 महीने में देखते हैं। दीपेन, अगर किसी ने सुबह ही एंट्री ले ली होगी इसमें और ये तेजी देख ली होगी, वो क्या करें? तो आज के लो के ऊपर से आप, अगर आप अग्रेसिव ट्रेडर है तो 1 घंटे के लो के स्टॉप लॉस को रख के आप ट्रेड कर सकते हैं, बिकॉज जितनी ज्यादा रैपिड तेजी आई है, थोड़ा करेक्शन भी उतना ही आ सकता है जिसको हम प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं। तो अगर आप ट्रेडर हैं और अग्रेसिवली समझते हैं इन सब चीज को, तो 1 घंटे के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को मेंटेन कर सकते हैं, और अगर आप नहीं समझते तो अपनी पोजीशन को होल्ड कीजिए और 540-50 के आसपास का टारगेट रखिए और आज के लो का स्टॉप लॉस से अपनी पोजीशन होल्ड। ठीक है, तो स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए, फिर मुनाफे को प्रोटेक्ट करिए। चंद्रशेखर जी, ये जो नेचुरल गैस में जबरदस्त तेजी आई है, 8% से ज्यादा की तेजी इस वक्त 524 के ऊपर कारोबार कर रहा है, कि इसके पीछे क्या वजह है? बेसिकली सीजनल फैक्टर है। जैसे कि हम विंटर सीजन की ओर जाते हैं, विश्व बाजार में डिमांड बढ़ता है नेचुरल गैस का, और देयरफॉर दिस इज अ सीजनल फैक्टर प्राइमरी। और फिर अभी जो दिसंबर से लेकर के, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर से लेकर के रशिया से माल नहीं आएगा यूरोप को, तो यानी यूरोप का जो सैंक्शन है रशिया का ऊपर, वो अमल हो जाएगा। यानी कि एक बड़ा तो कहाँ से मिलेगा यूरोप को माल, नेचुरल गैस? तो ये एक बड़ा समस्या है, क्योंकि दूसरा देशों से मंगाना नेचुरल गैस इतना आसान नहीं है।
क्योंकि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं है। रशिया का भी यही समस्या है, रशिया किसको बेचेगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं है। एंड देयरफॉर ऑल दीज फैक्टर्स आर वर्किंग इन द मार्केट। और मगर ये सैंक्शन के वजह से ही मैं देखता हूँ कि द मार्केट हैज टेकन नोट ऑफ द अपकमिंग सैंक्शन बाय द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। ओके, तो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में कुछ डेवलपमेंट हो सकते हैं सैंक्शन से जुड़े, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से नेचुरल गैस में एक ज़बरदस्त तेज़ी इस वक्त दिखाई दे रही है। तो चंद्रशेखर जी, ये आगे कितनी कंटिन्यू रह सकती है? ये जो तेज़ी आ रही है, कौन से लेवल तक आप देख रहे हैं कि ये तेज़ी कंटिन्यू रहेगी? वो बहुत मेरे लिए बहुत कठिन है ये बोलना, मगर ये तेजी जारी रहेगा जब तक ये विंटर सीजन रहेगा, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, उसके वजह से ये तेजी जारी रहना चाहिए। मगर वेदर एक्सपर्ट्स का ये अनुमान है, ये फोरकास्ट है कि खास करके यूरोप में ये जो विंटर सीजन है वो माइल्ड रहेगा। इट विल नॉट बी ए सिवियर विंटर, इट बी ए माइल्ड विंटर। यानी जो नेचुरल गैस का कंजम्पशन है, डिमांड है, इतना तेजी से नहीं बढ़ेगा। सीजनली बढ़ना चाहिए, मगर ज्यादा नहीं बढ़ेगा, कम तेजी से डिमांड बढ़ेगा, एंड देयरफॉर दैट विल मॉडरेट द प्राइस राइज। ठीक है, तो इतनी तेज़ी तो नहीं आएगी, लेकिन तेज़ी बनी रहेगी, ये कहना है, ये व्यू बन रहा है इस वक्त नेचुरल गैस में। चलिए, अब कुछ एग्री कमोडिटीज़ से जुड़े भी हमें सवाल मिल रहे हैं, उनको भी शामिल कर लेते हैं। हमें राजस्थान हनुमानगढ़ से राहुल जी ने सवाल भेजा है। कॉटन पर इनका सवाल है, मौजूदा दौर में कॉटन को स्टॉक करना सही होगा या फिर बेचना अच्छा होगा? कॉटन में आज अगर हम देखें तो कमज़ोरी है, 0.75% की कमज़ोरी है। MCX कॉटन नवंबर वायदा इस वक्त 28,700 के नीचे कारोबार कर रहा है, तो ये वीकनेस बनी हुई है इस वक्त। दीपेन, आप क्या सलाह देंगे? कॉटन में इनको स्टॉक करना बेटर होगा या फिर बेच के चले? देखिए, थोड़ा बेच के ही चलना चाहिए, बिकॉज हमारा मानना ऐसा है कि कॉटन में थोड़ी और गिरावट आ सकती है, और लगभग 22-23 हजार के प्राइसेस भी आपको देखने मिल सकते हैं इन द लॉन्गर टर्म। तो यहाँ से इजीली हम 15% की और करेक्शन की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं आफ्टर द पुल बैक, क्योंकि थोड़ा ओवरसोल्ड टेरिटरी में है। तो हमारा मानना ऐसा है कि कॉटन में तेजी कंप्लीट हो चुकी है, तो जो भी आपको बाउंस मिलता है वहाँ पे आप बेच के चले विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस ऑफ कोर्स। और अगर आप फिजिकल ट्रेडर हैं तो जहाँ पे भी आपको एग्जिट करने का मौका मिलता है बाउंस में, वहाँ पे अपने फिजिकल स्टॉक को कम करते हैं। ऑलराइट, ठीक है, तो ये रहा आपको कॉटन में दे दी गई है। इस बीच ग्वार को लेकर भी सवाल हमें आ रहे हैं। हमें गुजरात राजकोट से भावे जी ने सवाल भेजा है, ग्वार सीड और कॉटन ऑयल के केक को लेकर ये सुझाव जानना चाह रहे हैं। ग्वार पर अगर आज हम देखेंगे तो यहाँ पर भी वीकनेस है। ग्वारगम वायदा 9,000 के नीचे, NCDX पर 1.75% की कमजोरी, और NCDX पर देखेंगे ग्वार सीड वायदा 4,600 के नीचे इस वक्त कारोबार कर रहा है। करीब 1 से 1.25% की वीकनेस यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। दीपेन, आप ही सजेस्ट करिए, टेक्निकल राय दीजिए इन्हें, ग्वार में क्या करना चाहिए इनको? देखिए, गुआर सीड काफी अच्छा लग रहा है, बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। अगर आप देखेंगे तो हिस्टोरिकली 4,300-400 के आसपास का अच्छा सपोर्ट रहता है, और वहाँ पे गुआर सीड में अच्छी तेजी आती है। अभी जो भी हम प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं उसमें वॉल्यूम काफी कम है, तो हमारा मानना ऐसा है कि गुआर सीड और गम दोनों ही काफी अच्छे अपमूव के लिए ऑलरेडी तैयार हो रहे हैं, और स्टॉकिस्ट की तरफ से डिमांड भी देखी जा रही है। तो हमारा मानना ऐसा है कि गुआर सीड में आप डेफिनेटली तेजी करके चल सकते हैं, और आगे टारगेट में आपको 4,700-800 के लेवल्स अगले 1 से 2 महीने में देखने मिल सकते हैं। एकदम नियर टर्म ट्रेडिंग करना है तो थोड़ा इंतजार करें, 4,350 के आसपास अच्छा सपोर्ट है, वहां पे बाई करने की कोशिश करें। कॉटन ऑयल सीड के काफी वीक है, थोड़ा वीकिश ही लग रहा है कॉटन के पीछे। आई थिंक सेंटिमेंट भी थोड़ा वीक है, तो कॉटन ऑयल सीड को अभी तेजी करने को अवॉइड करें। गुआर गम, गुआर सीड दोनों आइडियल अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तो वहां पे आप तेजी करने की कोशिश करें। ऑलराइट, ठीक है, तो ये ग्वार में और ग्वार गम, ग्वार सीड दोनों में ही आपको इस पर राय दे दी गई है। चलिए, फिलहाल समय की कमी है, इतने सवालों
को हम शामिल कर पाएंगे। आप तीनों ही एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रशेखर जी, भूपेश जी और दीपेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, तमाम कमोडिटीज पर अपनी रणनीति भी सुझाने के लिए। छोटा सा ब्रेक लेंगे यहाँ पर। आप बने रहिए टीना स्वदेश के साथ। नमस्कार।